गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं अपने सोशल साइंस में इस समय हिस्ट्री। हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस पे डिस्कशन चल रहा है। 2 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, जिनके वीडियो जो हैं आप जाके मिशन यूपी टॉप या सोशल साइंस नाम की जो प्लेलिस्ट है उससे जाके चेकआउट कर सकते हैं आप। तो इसमें अभी तक हमने डिस्कस किया कि historical background of the nationalism starting from the France, then Napoleon defeated in a Waterloo 1815 और साथ में वियना कन्वेंशन, है ना, वियना की संधि, जो कि यूरोपियन जो कंजर्वेटिव कंट्रीज थे उन लोगों ने मिलकर बनाया और वहां से नेपोलियन को जाने को बोला। साथ में जो बुर्बो राजवंश है फिर से रिटर्न करने की बात की है, रिजाइम करने की बात की कि बुर्बो राजवंश जो है, ये किंगशिप जो थी वो फिर से फ्रांस में इस्टेब्लिश होगी। अब वहां पर फिर से राजा आ जाएगा और वही राजा कौन, जो बुर्बो वंश का था, है ना, सेम डायनेस्टी इस्टेब्लिश होगी। और जितने भी, चाहे वो पोलैंड की बात करें, चाहे हम नीदरलैंड या बेल्जियम की बात करें, है ना, मोस्ट ऑफ द जितने भी कंट्रीज थे सब फिर से वैसे ही किंगशिप इस्टेब्लिश हो जाएगी, है ना। पोलैंड को रशिया के अंडर भेज दिया जाएगा और ऑटोमन एम्पायर या प्रशा की बात करें तो इनका सबका एक्सपैंड हो जाएगा। कोई फ्रांस को एक लिमिटेड बाउंड्री में बांध दिया जाता है। आगे हम स्टार्ट करेंगे। और इसी के साथ क्या होता है, दूसरा इंसिडेंट ये होता है कि जो रिवोल्यूशनरीज थे, जो बैठे हुए क्रांतिकारी लोग हुआ करते थे, उन लोगों ने फिर से ये देखा कंडीशन और फिर से वो अपने हकों के लिए, अपनी सेल्फ जो उनकी डिग्निटी है, उनकी जो गरिमा है और जो राष्ट्रवाद, जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स है, उसके लिए वो फिर से सीक्रेट मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। और जब कंजर्वेटिव लोग आते हैं तब ये लोग छुप जाते थे। दैट मीन्स इनको अंडरग्राउंड होना पड़ा, छुपना पड़ा, क्योंकि ये लोग या तो जेल भिजवा देते थे या डायरेक्ट उनको सजा दिलवा देते थे। लेट्स स्टार्ट करते हैं आगे और डिस्कस करते हैं, है ना। तो एक ये इमेज है, ओके, नाउ क्लियर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ था, कुछ पॉइंट डिस्कस करता हूँ और फिर आगे बढ़ता हूँ, है ना। ये रह गए थे, ये बुर्बो जो डायनेस्टी थी फिर से रिस्टोर होती है, रिस्टोर्ड पावर इन द फ्रांस। फिर से फ्रांस में कौन आ जाएगा, फ्रांस ये रहा आपका, है ना। इसमें फिर से बुर्बो डायनेस्टी इस्टेब्लिश हो जाएगी। क्लियर। अब फ्रांस लॉस्ट टेरिटरी इट हैड द एनेक्सिड अंडर द नेपोलियन। जो टेरिटरी इसने जीता था, है ना, पूरा लगभग ये वाला एरिया जो भी जीता था, अंडर किया था इसने, और इसको क्या किया गया, अब छोड़ना पड़ रहा है नेपोलियन को, ठीक है। और पर्सिया गिवन न्यू टेरिटरी, और पर्सिया को क्या था, नई टेरिटरी मिल रही थी, है ना। एंड ऑस्ट्रिया वॉज गिवन कंट्रोल नॉर्दर्न इटली। हाँ, रशिया, ऑस्ट्रिया को क्या था, ऑस्ट्रिया जो एम्पायर था उसको नॉर्दर्न इटली पे कब्जा मिल चुका था, है ना। ऑटोमन एम्पायर ये आपका रहा, टर्की वाला, ठीक है। और ये कॉन्स्टेंटिनोपोलिस था जो कि ब्लैक सी और इधर मेडिटेरियन सी, ठीक है,
इसके उस पे बना हुआ है और ये एक बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा। अभी हम इस डायनेस्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, कॉन्स्टेंटिनोपॉलिस के बारे में आगे फर्दर। ओके, नाउ फिर वही रिटर्न टू अरेटो, जो इसका कंजर्वेटिव जो लोग थे इनमें क्या चेंज हुआ, फिर से जो है रिटर्न हो गए अरे जो ऑटोक्रेटिक, ठीक है, फिर से आ गई एक एकात्मक। दे डिडंट टॉलरेट क्रिटिसिज्म, ये किसी प्रकार का कोई क्रिटिसिज्म टॉलरेट नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि जो कौन सा क्रिटिसिज्म, जो रिवोल्यूशनरीज के द्वारा किया जाता था, है ना, रिवोल्यूशनरीज जो क्रिटिसाइज करते थे, अपनी डिमांड करते थे, और ये लोग सेंसरशिप लॉ बॉट इन आर लिमिट इन द सेपरेट लिबरल आइडियाज, है ना, जो कि आपकी कोई भी आइडिया आपको मैंने क्या था, बुक, मैगजीन, ये कुछ भी आप पब्लिश नहीं कर सकते हो, ना तो कोई खुलेआम न्यूज़ या आप लेक्चर कोई डिलीवर कर सकते हो, वो लेक्चर जो ऑटोक्रेट्स को क्रिटिसाइज करते हो, है ना। तो इन सब पर रोक लगा दी गई, ये सब काम हुए, और इसी के चलते जो रिवोल्यूशनरीज थे वो अंडरग्राउंड हो गए, है ना, अंडरग्राउंड हो गए, कुछ दिनों के लिए छिप गए। और नेक्स्ट है द रिवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारी कौन थे, है ना। तो क्रांतिकारियों की बात उठने लगी और क्रांतिकारियों को आगे आने का जो फिर से वही जो भावना थी, वही जो फीलिंग्स थी, स्वतंत्रता की फीलिंग्स फिर से होने लगी। जब 1815 के बाद नेपोलियन हार गया और वहाँ पर एक ऐसा सिस्टम या ऐसा जो इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया जिसमें डिफरेंट जो लिबरल्स थे, उदारवादी थे, और नेशनलिज्म थे, जो राष्ट्रवादी हुआ करते थे, उनको अंडरग्राउंड होना पड़ा था। उसी के साथ यूरोपियन राज्यों में जितने भी रिवोल्यूशनरीज थे, क्रांतिकारी को जो ट्रेनिंग देने और विचारों को प्रसार करने के लिए क्या की जा रही थी, गुप्त संगठन बनाए जा रहे थे। वो गुप्त संगठन कौन? जेजिप मित्सनी के द्वारा, हम अभी बता रहे हैं आगे, ये सुनते रहना, ठीक है। क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं को विरोध करने से था। वो जो व्यवस्था थी, जो ऑटोक्रेट्स जो स्टैब्लिश कर रहे थे, उनका विरोध करती थी, क्योंकि वो प्रजा मतलब राजा को नहीं स्वीकार कर रही थी, राजतंत्र को नहीं स्वीकार कर रही थी, ठीक है। इसीलिए उन व्यवस्थाओं का विरोध करने से था। और वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी जो राजतंत्र, उसका विरोध कर रहे थे लोग। स्वतंत्रता, फ्रीडम और फ्रीनेस जो थी, प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए जरूरी था। क्रांतिकारी होने के लिए क्या जरूरी था? याद कीजिए, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह लोग एक तो स्वतंत्र हुआ करते थे, दूसरे मुक्त विचारों वाले, है ना। तो और संघर्ष करना कंटिन्यू जारी रहता था। इसी के साथ ज्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना को आजादी के इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते हैं। जो जो राज्य स्टैब्लिश हुए उनको एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया। और उसी के साथ इन लोगों ने क्या किया? ड्यूरिंग 1815 द फियर ऑफ द रिप्रेजेंट्स ड्रॉ मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड, बहुत से अंडरग्राउंड हो गए और वहां पर अपने जो एक्सप्रेशंस थे और उनको विदाउट फियर चला रहे थे, है ना। रिवोल्यूशनरीज अपोज करते थे मोनार्किकल फॉर्म्स को, एंड दे एम वाज टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम। ये सदैव लिबर्टी और फ्रीडम के लिए लड़ने के लिए बराबर तत्पर रहते थे। दे वांटेड स्टैब्लिश नेशन स्टेट, ये फिर से राष्ट्र राज्य बनाने के लिए आतुर हुआ करते थे, है ना, राष्ट्र राज्य बनाने के पक्षधर थे। और वहीं पे एक न्यू पर्सन आता है, जेजिप मेजनी या मेत्सनी। ये जेनोआ में इनका जन्म होता है 1807 में, और ये मेंबर बनते हैं एक सीक्रेट सोसाइटी के, कहाँ? कार्बोनरी में एक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बनते हैं। और मेंबर बनने के साथ ही इनके बारे में
कारोनबरी में ये गुप्त संगठन के सदस्य बनते हैं। 24 साल की आयु में इन्हें लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत किया गया। जब इन्होंने लिगुरिया में क्रांति की अपने अनुसार, तो इनको वहां से बहिष्कृत कर दिया गया। तत्पश्चात उन्हें 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। तो जब ये लिगुरिया में थे तो इनको जब बहिष्कृत कर, मतलब निष्कासित कर दिया गया, इन्हें 2 संस्थाएं बनाई और उन संस्थाओं को यंग, ठीक है, यहां पर आप देख लो, ही वॉज सेंट इनटू एक्साइल इन 1831 अटेम्प्टिंग टू द रिवोल्यूशन इन लिगुरिया, है ना, उसको कंट्रोल में करना था, मतलब उसको एक्साइल करना था। मेजनी बिलीव्ड दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी नेचुरल यूनिट ऑफ द मैनकाइंड, है ना, ये मानते थे, ये जी मानते थे कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी। ठीक है, राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी। ठीक है, सीक्रेट सोसाइटी वर सेटअप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड। याद रखना कहाँ कहाँ इन्होंने एस्टेब्लिश किया था। गुप्त चरों का संगठन कहाँ कहाँ बनाया था? जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में और पोलैंड में। ठीक है, और फिर मैटरनिक जो थे, इन्होंने कहा था, मैटरनिक कौन थे याद करो, ये कंजर्वेटिव पीपल्स हुआ करते थे। द मोस्ट वांटेड, मोस्ट डेंजरियस एनिमी आवर सोशल ऑर्डर, जो हमारी सामाजिक हायरार्की है उसके लिए इन्होंने इसे बहुत ही खतरनाक जो है शत्रु के रूप में, दुश्मन के रूप में देखा गया। और उसी के साथ ही इन्होंने मार्सेई में, ये जो फोटो है, ठीक है, यहाँ ये, ठीक है, एम ऑफ सीक्रेट सोसाइटी, ये हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, और ये एक जहाँ पर ये साइन करते हुए दिख रहे हैं आपको, है ना, तो ये कहाँ की है? जब सीक्रेट सोसाइटी यानी यंग यूरोप की स्थापना 1833, याद कीजिए, यंग यूरोप, है ना, लिख लीजिएगा, एग्जाम में आता है, यंग यूरोप 1833 में बर्न में इस्टेब्लिश किया गया। ये एक संस्था थी। कौन? गुप्त संगठन था ये, या गुप्त संगठन हुआ करता था, है ना, संगठन, जिसे हम कहते हैं सीक्रेट सोसाइटी, है ना। तो इसकी स्थापना के लिए बात की गई। तो इन्होंने यंग इटली और दूसरी जो है बर्न में इन्होंने यंग यूरोप की स्थापना की, यंग यूरोप की स्थापना की। और सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। मेस्नी इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता था। उसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकत्रित गणतंत्र बनाना ही था। एकीकरण की इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। एकीकरण की जो भावना थी वो क्या था? वो इटली के मुक्ति का आधार हो सकती थी। यहाँ पर मेस्नी ने उसका आधारशिला रखा था, है ना। इसके साथ इस मॉडल को देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड में गुप्त संगठन कायम किए गए। मेस्नी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध किया जा रहा था और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों, है ना, यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के अपने स्वप्न से मेस्नी ने कंजर्वेटिव रूढ़वादियों को हरा दिया। मैटरनिक ने ही तभी कहा था कि हमारी सामाजिक जो व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन कौन है? वो है जोसेफ मेस्नी को बताया था। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ पर रिवोल्यूशनरीज फॉर्म्ड
the internal secret societies whose aim to spread idea of the nationalism. क्या आइडिया क्या था कि राष्ट्रवाद का विचार प्रसारित करना, है ना, राष्ट्रवाद का विचार, क्लियर। और अपोज करते थे ये लोग ट्रिटिया बियना को, बियना ट्रिटी को ये नहीं मानते थे, ठीक है। और टू फाइट फॉर द फ्रीडम, ये फ्रीडम के लिए ये लोग कंटिन्यू लड़ते रहते थे। यंग इटली और दो बनाई थी इन्होंने, है ना, यंग इटली और यंग यूरोप, दो इन्होंने सोसाइटी बनाई थी, ठीक है, याद रखिएगा। द एज ऑफ रिवोल्यूशनरीज, क्रांतियों का युग 1830 से 1848, 1830 टू 1848। द रिटर्न द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन फ्रांस। क्या हुआ, पहले इसका बैकग्राउंड समझो। जैसे जैसे कंजर्वेटिव व्यवस्था ने अपनी ताकत को और मजबूत बनाने की कोशिश की, यूरोप के अनेक क्षेत्रों में, यूरोप के डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्रों में, डिफरेंट रीजन्स में कंजर्वेटिव लिबरल्स और नेशनलिस्ट को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। इटली और जर्मनी के राज्य, ऑटोमन साम्राज्य के सूबे, आयरलैंड और पोलैंड ऐसे ही कुछ क्षेत्र थे जिन इन क्रांतिकारियों का नेतृत्व उदारवादी और राष्ट्रवादियों ने किया। अब उदारवादी और राष्ट्रवादी क्रांतिकारी हुआ करते थे, और वो कौन हुआ करते थे, वो मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास के पीपल्स हुआ करते थे। और वो मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास के पीपल्स, जिसमें प्रोफेसर्स आते थे, स्कूल के अध्यापक आते थे, स्कूल के अध्यापक आते थे, क्लर्क आते थे, वाणिज्यिक जो है व्यापार में लगे मध्य वर्ग के लोग शामिल थे, ठीक है। और वहीं प्रथम विद्रोह जब हुआ 1830 में, है ना, रिवोल्यूशनरीज किया गया 1830 में, फर्स्ट मोनार्की पर हटा दिया, मोनार्की को फिर से हटा दिया यहाँ पर करके, और लुइस फिलिप को यहाँ इसका हेड प्रेसिडेंट बना दिया गया, ठीक है। कहाँ, फ्रांस में फिर से इन लोगों ने विद्रोह किया। जुलाई 1830 में बुर्बो राजा, जिन्हें 1815 के बाद फिर से जो कंजर्वेटिव लोग थे उन्होंने सत्ता में बहाल किया था, फिर से उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ के फेंक दिया। जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया। उसका हेड कौन था, लुइस फिलिप। मैटरनिख ने एक बार यह फिर से कहा कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाता है। यानी जब यूरोप में सत्ता परिवर्तन होता है, जब पॉलिटिकल चेंज होता है, जब फ्रांस में होता है तो पूरे यूरोप में पॉलिटिकल चेंज आ जाता है। और वही जुलाई क्रांति से ब्रसेल्स में भी विद्रोह भड़का। फिर क्या हुआ, जब ब्रसेल्स में विद्रोह भड़का तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया, यूनाइटेड किंगडम नीदरलैंड से अलग हो गया, क्लियर। तो ये यहाँ पर द एंड ऑफ द कंजर्वेटिव फॉलो द जुलाई रिवोल्यूशन, है ना, जुलाई रिवोल्यूशन को साथ में फॉलो करते हुए, इसे ही जुलाई रिवोल्यूशन बोला गया था। जुलाई, क्योंकि जुलाई में ही तो हुआ था, जुलाई 1830, है ना। द एंड ऑफ कंजर्वेटिव समाप्ति हुई। डोमिनेंस एंड जो रिसर्जेंस ऑफ द लिबरल नेशनलिस्ट फिर से एस्टैब्लिश हुई। सून फॉलोइंग द सेम रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स, बेल्जियम फॉट फॉर एंड गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द नीदरलैंड, है ना। अब क्या हुआ, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, बेल्जियम सब सेपरेट होने लगे। जैसे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग यानी एरिस्टोक्रेसी के जो लोग हुआ करते थे, राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, है ना, याद करो। द इम्पोर्टेंट इवेंट वॉज राइज नेशनलिस्ट इन ग्रीस। देन
अ पार्ट ऑफ द टर्किश एम्पायर, है ना। इसकी बात कर रहा हूं, सुनो साथ। यूनान का जो स्वतंत्रता संग्राम, इसका परिणाम हुआ 15वीं शताब्दी यानी 15th जो सेंचुरी से यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था पहले। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनान यानी ग्रीस, यूनान आए तो ग्रीस ही है वो, या ग्रीस यूनान सेम रहते हैं, हिंदी में यूनान कहते हैं, इंग्लिश में ग्रीस कहते हैं, ठीक है। ग्रीस या ग्रीक बात एक है। यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष 1822 में प्रारंभ हुआ। फिर यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला, जो प्राचीन यूनानी कल्चर यानी हेलेनिज्म के प्रति सहानुभूति रखते थे। ये लोग पोएट, आर्टिस्ट ने यूनानियों को यूरोपीय सभ्यता का जो पलना बताया। यानी मतलब क्या हुआ इसका, The Greece Revolution being in 1821 with the support from the exiled Greeks, West European nations and other purpose, है ना, and other groups के सपोर्ट के साथ यहाँ पर रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। अब जो हेड था वो यहाँ का कौन हुआ करता, ऑटोमन साम्राज्य मुस्लिम हुआ करता था। जो यहाँ के जो कवि और कलाकार हुआ करते थे, जो यूनान को क्या बोलते थे कि यहाँ पर यूरोप की जो सभ्यता है, जो यूरोप का जो कल्चर है वो पल रहा है, वो उसकी केयर हो रही है, उसकी वेलफेयर हो रही है ना, की बात कर और प्रशंसा की। और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध, जो मुस्लिम कल्चर, मुस्लिम साम्राज्य हुआ करता था, ऑटोमन साम्राज्य मुस्लिम का था। ऑटोमन साम्राज्य को हम डिस्कस करेंगे अपने सेकंड चैप्टर जब पढ़ेंगे, उसमें कौन सा, नेशनलिज्म इन इंडिया, है ना, भारत में जब राष्ट्रवाद की बात करेंगे, जब तब पढ़ेंगे ऑटोमन एम्पायर को। तो मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया जाने लगा। और एक अंग्रेज कवि थे लॉर्ड बायरन ने इतना धन इकट्ठा किया, किसके लिए, लड़ाई के लिए, और साथ में लड़ाई लड़ने गए। फिर 1824 में बुखार के कारण ड्यू टू फीवर इनकी डेथ हो गई। फिर इन्होंने 1832 में क्या हुआ, 1832 में कॉन्स्टेंटिनोपोलिस यानी कुस्तुस्तुनिया की संधि हुई, ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। अब ये आप देखो 1832 में ग्रीस ने क्या किया, स्वतंत्रता मिल गई ग्रीस को। साइन किसके, ट्रिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोलिस, ये कॉन्स्टेंटिनोपोलिस हेड है। और ये आपका जो हम सी बता रहे थे, ठीक है, ये उसका ब्लैक सी और वो वाला रीजन, आइए मैप पे दिखाता हूँ, फिर थोड़ा इसके बारे में ब्रीफ करता हूँ, आगे चलता हूँ, है ना। आप इस मैप पे नज़र डालिए, ओके। अब आप देखिए, हाँ ये ठीक है, ये नज़र डालिए, मे भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है, दिखा हमारे पास। ये क्या लिखा है, कॉन्स्टेंटिनोपॉल लिखा है, ये बिल्कुल है ना, यहाँ पे दिखा। और यहीं पे आप देख रहे हो, ये यहाँ पर ऐसे ये जोड़ रहा है ना। तो ये वही है, यहीं पे किला बना हुआ है, वो वाला जो दिखाया मैंने। और ये वाटर ही, एक तरफ ब्लैक सी है, दूसरे तरफ एशियन, दैट मीन्स मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर को मिलता है, ठीक है। और कॉन्स्टेंटिनोपोलिस या ऑटोमन एम्पायर में आता था। ऑटोमन एम्पायर में आने के साथ पहले ये चर्च लोगों का एक स्वतंत्र साम्राज्य हुआ करता था, एक बहुत ही मजबूत और संगठित, ये अलग से एम्पायर हुआ करता था जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता था। लेकिन ऑटोमन एम्पायर के जो लोग थे, इस पे अटैक बोल के, लेकिन ये बहुत ही मजबूत हुआ करता था साम्राज्य। इस पे काफी सालों तक बराबर इसकी दीवारों पे गोले बारूद बरसाए गए थे, है ना। चलो इसकी हिस्ट्री किसी दिन हम अलग से बताएंगे, तब इसको सुनना, ठीक है। तो आप तब तक के लिए आप ये समझ गए ना, कुस्तुस्तुनिया कहाँ पे है, कॉन्स्टेंटिनोपॉल,
है ना, ठीक है। तो वो ये वही सागर है, वही समुद्र है ना, ये वाला, ठीक, जो हमने आपको दिखाया ज्वाइन करता है, और ये उसका मेन। तो यहाँ पर साइन हुआ, और इसी के साथ क्या हुआ, आपका जो ग्रीक था, है ना, वो इंडिपेंडेंट हो गया, है ना, इंडिपेंडेंट हो गया, इंडिपेंडेंस मिल गई, नहीं स्वतंत्रता मिल गई, है ना, ठीक है। नाउ फिर अब हम चलते हैं, ये जो एथेंस था, ये ग्रीस पूरा है, ये वाला पार्ट देख पा रहे हो, जितना भी ब्लू है ये आइलैंड्स है। एजियन सी देखो, ये मैंने बताया था, एजियन सी है ना, सी ऑफ मरमरा, ये कॉन्स्टेंटिनोपल है आपका, ये एजियन सी और ब्लैक सी को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये स्वतंत्र हो गया। नाउ कब, 1832 में, ठीक है, याद रखिएगा। फिर बाल्कन वार भी हम इसका पढ़ेंगे। नाउ अब क्या हुआ, रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स, रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। ये क्यों हुआ, यूनान हो गया, क्रांतिकारियों ने यूनान को आज़ाद करवाया, बेल्जियम नीदरलैंड से अलग हुआ, मतलब यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, ये सब हुए। फ्रांस में फिर से क्या आ गई, फिर से स्वतंत्रता मिल गई, संवैधानिक जो राजतंत्र स्थापित, संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हो गया लुइस फिलिप के अध्यक्ष में। रोमानी कल्पना, है ना, जो रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स, रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना का विकास कैसे हुआ, साथ साथ इसकी बात करते हैं। रोमांटिसिज्म जो वर्ड है, ये इसको हम डिस्कस करें तो ये एक ऐसी भावना विकास करने का एक अलग ही माध्यम था, जो गीत, काव्य, संस्कृति, कहानियों के द्वारा बात करता था, डांस के रूप में देखता था कि फीलिंग्स जो है, कि जो राष्ट्रीय भावना है, राष्ट्रवाद जो है का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से ही नहीं होता है। राष्ट्रवाद का विकास, राष्ट्रवाद का जो विचार है का निर्माण संस्कृति ने एक अहम भूमिका निभाई। संस्कृति के आधार पर भी किया जा सकता है, जिसमें कला, कल्चर, काव्य, जो फॉक टेल्स होती हैं, मतलब कहानियाँ, ठीक है, उनकी कहानी, किस्से, संगीत ने राष्ट्रवादी भावना को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग दिया। जो रोमानीवाद था, रोमांटिज्म को देखे, जो एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की क्या कर रहा था, राष्ट्रीय भावना का विकास कर रहा था लोगों में। जो लोग अपनी कहानी, किस्सों और काव्य संस्कृतियों से जितना जुड़ाव रखते हैं, उतना शायद युद्ध और ऐसे ना आ पाए, क्षेत्रीय विस्तार से ना आ पाए, तो इससे ज़्यादा आ रहा था। तो आमतौर पर रोमानी जो कलाकार हुआ करते थे, कब हुआ करते थे, वो तर्क करते थे, वितर्क करते थे, यानी तर्क वितर्क करने में विश्वास रखते थे, और विज्ञान के महिमा मंडन की जो है क्रिटिसाइज करते थे। उनका मानना था कि भावनाएं, जो फीलिंग्स हैं, जो इनर व्यू है नेशनलिज्म का, जो एक सीक्रेट फीलिंग्स जो लोगों में निकलती है ना, अपने कंट्री, अपने देश, अपने राज्य के प्रति, उनका प्रयास था कि साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाना, कि लोग एक साथ हैं, एक फीलिंग्स के तहत जुड़ें। ऐसा नहीं कि वो लड़ाई मार काट के से ही एक दूसरे के साथ रहें, नहीं। तो ये जो जर्मन जो फिलॉसफी, एक दार्शनिक हुआ, एक फिलॉसफर हुआ करते थे, योहान गॉटफ्रीड, ठीक है, जैसे रोमानी चिंतकों ने दावा किया, सच्ची संस्कृति जर्मन के जो आम लोग थे, दास वॉल्क में निहित थी, आम लोगों में निहित थी, दास वॉल्क बोलते थे, और वॉल्क गिस्ट बोला जाता था, यानी राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जन काव्य और लोक नृत्यों से प्रकट थी। लोक संस्कृत के रूप, इन स्वरूपों को एकत्र और अंकित करना राष्ट्र के निर्माण की परियोजना के लिए आवश्यक मानते थे।
है ना। इन लोगों ने क्रिटिसाइज करा इंपॉर्टेंस रीजन्स ऑफ द साइंस को, है ना। तो अब इसमें हम पॉलिस जो मजूरका की बात करते हैं क्या है ना। तो उस समय खास तौर पर पोलैंड पर लागू होता था कि जिसके 18वीं सदी के अंत में रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्तियों जो ग्रेट पावर हुआ करती थी का विभाजन हुआ। पोलैंड जब स्वतंत्र भूक्षेत्र नहीं था, किंतु संगीत और भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना जीवित थी उसकी, ठीक है। यहाँ पर जो मसलन कैरोल कुर्पिस्की ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने ओपेरा और संस्कृत से गुणगान किया और पोलनेश और मजूरका जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीक में बदल दिया गया। कहाँ? पोलैंड में। ये जो मजूरका और पोलनेश जो जो डांस था वो अब क्या हो गए, वो उनके नेशनल जो सिंबल्स के रूप में उनको बदल दिया गया और साथ में राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसी प्रकार जब रूसी कब्जे वाले, ठीक है, इसमें एक वर्ड नहीं है पॉलिश, देखो कहीं पे emphasize the common culture, language, collective heritage and emotional appeals, criticize the importance and reasons, पॉलिश, हाँ पॉलिश, पोलोनेज की बात की जाती है। पॉलिश ये वर्ड है, ये जो वर्ड आ रहा है पॉलिश, तो ये यहाँ का लैंग्वेज के आधार पर डिसाइड किया जा रहा था, लैंग्वेज, है ना। जो पॉलिश है यहाँ की क्या हुआ करती थी, भाषा, है ना। तो पॉलिश के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे और इसी के साथ ये वाला लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो पॉलिश भाषा उस समय जब ये रूस के कब्जे में हुआ करता था तो वहाँ से रूस, तो इन लोगों से, पोलैंड वाले लोगों से बोला गया कि यहाँ पर पॉलिश भाषा नहीं यूज की जाएगी, आप रूसी पढ़िए। रूसी भाषा जबरन लाद दी गई। 1831 में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ जिससे आखिरकार कुचल दिया गया और राष्ट्र सदस्यों ने राष्ट्रवादी विद्रोह के लिए भाषा को एक हथियार बना लिया। अब उनका मेन एम क्या हो गया, स्वतंत्र होने के लिए उन्होंने भाषा का आधार बनाया कि हमारी भाषा, हम यही भाषा पढ़ेंगे, इसी भाषा में अपनी बात करेंगे, इसी भाषा में अपने जो धार्मिक और शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे। बड़ी संख्या में पादरियों ने और बिशपों ने को जेल में डाल दिया गया क्योंकि वही इसको आगे बढ़ा रहे थे, वही पॉलिश भाषा को लेके बात कर रहे थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि काफी लोग सब पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे, तो इसलिए क्या किया जाता था उस टाइम, लोग बैठ के एक जगह, उसका हम अभी थोड़ा और डिस्कस करेंगे। रूसी अधिकारियों ने इन्हें सजा देते हुए साइबेरिया भेज दिया पादरियों को और बिशपों को। और रूसी भाषा का प्रचार करने से, क्यों? क्योंकि इन्होंने रूसी भाषा का प्रचार करने से इनकार किया था और पॉलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। इस तरह से पोलैंड ने पॉलिश भाषा को हथियार बनाया, लोगों को भाषा के आधार पर एकजुट किया और भाषा के आधार पर राष्ट्रीय भावना को जागृत किया और रूस से अलग होने के संघर्ष के लिए सबको तैयार कर लिया। एक आता है क्रिम बंधुओं, क्रिम ब्रदर्स की बात करें तो क्रिम ब्रदर्स जो हुआ करते थे, ये दोनों, एक जैकब क्रिम और विल्हेल्म क्रिम, दो भाई थे जो 1785-1787 में जन्म हुआ था। कहाँ? हनाऊ शहर था एक, वहाँ पर दोनों ने लॉ की पढ़ाई की थी, लेकिन इनका एक शौक था कि गांव-गांव जाके लोगों से मिलके उनकी कहानियाँ, उनकी बातों को इकट्ठा करें और डिस्कस करें, और उनको करते थे। और फिर उन्होंने क्या किया, 1812 में पहला एक संग्रह प्रकाशित किया, जो दोनों भाई उदारवादी राजनीति में सक्रिय हो गए और प्रेस की स्वतंत्रता के आंदोलन में, क्योंकि कंजर्वेटिव ने क्या करा रखा था, सेंसरशिप लगा रखी थी कि आप कुछ पब्लिश नहीं कर सकते, वैसे उसके विरोध में एक्टिव हो गए और 33 खंडों में जर्मन भाषा का भी शब्दकोश प्रकाशित कर डाला और साथ में फ्रांस के वर्चस्व को जर्मन संस्कृत के लिए खतरा मानते थे ग्रिम ब्रदर्स।
इन्होंने लोक कथाएं इकट्ठा की थी और वो विशुद्ध सच्ची जर्मन भाषा में थी, क्योंकि फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है, जर्मन में जर्मनी बोली जाती है। इस दैट्स वाई वो इसे एक डेंजरफुल मानते थे, क्योंकि जो लोक कथाएं इकट्ठा करने और जर्मन भाषा को विकसित करने में अपने प्रयासों को वे फ्रांसीसी प्रभुत्व का विरोध करने और एक जर्मन राष्ट्रीय पहचान गढ़ने की व्यापक योजना का हिस्सा मानते थे। ये ग्रिम बंधुओं की कहानी थी, है ना। तो ग्रिम बंधु भी अपना एक फोक टेल्स, फोक डांस और फोक जो वहाँ की स्टोरीज होती थी उनके आधार पर स्वतंत्रता की फीलिंग्स, नेशनलिज्म की फीलिंग्स को बढ़ा रहे थे। इधर पोलैंड के जो पादरी और शिक्षित वर्ग हुआ करते थे, जो धार्मिक मान्यता मानते थे, तो इन लोगों ने पॉलिश भाषा को बेस बनाया। और उधर ऑस्ट्रिया और प्रसा रूस जैसी शक्तियों से लोहा लेने लगे। तो इस तरह से पूरे यूरोप में एक माहौल बन गया स्वतंत्रता का, राष्ट्रवाद का, क्योंकि फ्रांस ऑलरेडी हो चुका था, यूनान ऑलरेडी स्वतंत्र हो चुका था, है ना। तो इसी को बेस बनाया गया, माना गया। तो इसीलिए हम बात करते हैं कि रोमानी यानी रोमांटिज्म जो इमेजिनेशन था और नेशनल जो फीलिंग्स थी उसको आधार बनाया जाए। खाली लड़ाई, है ना, वॉर से ही काम नहीं चलता है ना, वॉर से ही काम नहीं चलता है। और मजूरका जो है और पोरोनोज ने जो है ये डांस थे वहाँ के, इनको राष्ट्रीय प्रतीक बना दिया गया पोलैंड का। और पोलिश भाषा को मान्यता देके और इस भाषा को, इस लैंग्वेज को उन्होंने आधार बनाया नेशनल फीलिंग्स का, और रूस के सामने कट्टर विरोध करने लगे, है ना। ग्रिम बंधु अलग अपना काम कर रहे थे। तो इस तरह से पूरे यूरोप में समाजवाद, राष्ट्रवाद की भावना जागृत होने लगी अलग अलग स्तर पे, जैसे भारत में की जाएगी। भारत का आगे हम पढ़ेंगे। तो आई होप आज तक का जो आपका सफ़र है समझ में आ गया होगा। आगे हम डिस्कस करेंगे फिर कल। आज तक का थैंक यू सो मच। ये वहीं की इमेज है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ अगर सेशन अच्छा लगा सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और शेयर करें। थैंक यू सो मच।